नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आज एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th हिस्ट्री, जिसे इतिहास बोलते हैं, इसके जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, फुल चैप्टर को हम इसके बुक के जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूरोप में जो क्या क्या हुआ था उस समय, उसी के बारे में हम सभी जो इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो देखेंगे यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोकता की वाहक बनाती है। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सब्जेक्टिव पूछा जाएगा राष्ट्रवाद क्या है, तो आप सभी को यहाँ पर ऐसे लिखना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, फिर उसके जो संस्कृति है यानी उसकी जो कल्चर है, यहाँ पर अलग अलग देश का जो है अलग अलग संस्कृति होती है, उसकी अलग अलग कल्चर होता है। वहाँ पर जो सभी समाज में जो है सोशल यानी जो है लोगों के बीच कैसा परिवेश है, एक दूसरे से लोग कैसे बातचीत करते हैं, परिवेश में रहने वाली लोकता की वाहक बनाती है। इसी को हम सभी राष्ट्रवाद बोलते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब आप सभी को एक बात समझना, अपनी देश के प्रति जितना ज़्यादा लगाव हो, प्रेम हो, प्यार हो, इसी को हम सभी राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे हम सभी बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पूरा जागरण के काल से ही हो चुका था। यहाँ पर आप सभी को समझना है राष्ट्रवाद की भावना का जो है बीजारोपण यानी जो उसकी जो आरंभ जो है कब से होना स्टार्ट हो गया था, तो यूरोप में जब पुनः जागरण काल उत्पन्न हुआ था उसी समय से जो है लोगों के बीच जो है एकजुट होने की भावना उत्पन्न हो गया था। परंतु जो है 1779 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उत्पन्न उन्नत रूप से प्रकट हो गया। 1789 ईस्वी में जब वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति हुआ उस समय से और जो है बहुत ज़्यादा जो है स्पीड से जो वहाँ के लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगा। 19वीं शताब्दी में यह उन्नत एवं आक्रामक रूप से सामने आई और उसके बाद जो 19वीं जब शताब्दी हुआ तो उस समय जो है बहुत ज़्यादा आक्रमण के साथ, बहुत ज़्यादा उन्नति के साथ, बहुत मात्रा में जो है लोग सभी एकजुट होकर जो है अपने राष्ट्र के प्रति सोचने लगे। इसके कारण जो है यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी रहा। आगे यहाँ पर समझते यूरोप में जो है राष्ट्रीयता की भावना का विकास, फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमण महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे यहाँ पर समझना है यूरोप में जब राष्ट्रीयता की भावना वहाँ पर विकास हुआ तो फ्रांस के जो राज्य क्रांति के बाद जो पश्चात हुआ था, नेपोलियन जब वहाँ पर जो आक्रमण किए थे, इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जैसे मान लीजिए लोगों के अंदर जो है सबसे पहले यहाँ पर किसने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर नेपोलियन जो है सभी को एक साथ एकजुट किए। उसके बाद वहाँ पर जो अपना फ्रांसीसी की जो भी क्रांति थे उसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की। आगे देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक को अभी जातीय वर्ग परिवेश से बाहर कर उसमें अखबारों, सड़कों और स्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप में कई राज्यों में नेपोलियन का अभियान द्वारा जो है नवयुग का संदेश पहुंचा। जैसे वहाँ पर जो है फ्रांसीसी क्रांति उत्पन्न हुआ, राजनीतिक जो भी अभी जातीय वर्ग था सभी परिवेश में जो है बाहर तक उसमें जो भी अखबार थे, जो भी न्यूज़पेपर थे, जो भी वहाँ के सड़कें थे, जो भी स्वर्ग साधारण की वस्तुओं बना दिया। यूरोप में कई नई राज्यों में जो है नेपोलियन अभियान द्वारा जो है नवयुग का जो है सभी जगह जो है हर एक जगह वहाँ पर जो है किस युग का संदेश पहुँचने लगा, वहाँ पर जो नव युग का जो है संदेश पहुँचा गया। तो सभी जगह जो इस तरह संदेश पहुँचा। आगे देखेंगे नेपोलियन में जर्मनी इटली के राज्य में भौगोलिक नाम से परिधि से बाहर करके उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूप रेखा प्रदान की है, जिससे इटली जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। समझेंगे नेपोलियन जो ने जो है इटली और जर्मनी के कई राज्य में जो भौगोलिक नाम से परिधि से क्या कर दिया, वहाँ से बाहर कर दिया। वहाँ के जो भी वास्तविक थे, राजनीतिक वहाँ की जो भी रूपरेखा था, सभी को जो है प्रदान किया, जिससे जो है इटली और जो जर्मनी के एकीकरण का जो यहाँ पर दोनों एक साथ, इटली अलग था, जर्मनी अलग था, दोनों जो है एक साथ एकीकरण का जो वहाँ पर मार्ग का यानी रास्ता प्रशस्त हो गया, खुलना स्टार्ट हो गया। आगे देखेंगे दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों का कारण फ्रांसीसी प्रभुता को अधिपय कर विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विपक्ष की जगह दिया। और यहाँ पर समझेंगे दूसरी तरफ जो है यहाँ पर पहले तो यहाँ पर क्या किया, सभी वहाँ के जो भी इटली और जर्मनी के जो भी भूगोलिक का नाम था उसे बाहर कर दिया, वास्तविक एवं राजनीतिक रूपा को जो है अलग कर दिया। इटली और जर्मनी के जो है मार्ग एक साथ इटलीकरण करने के लिए, एकीकरण करने के लिए मार्ग जो है प्रस्तुत कर दिया। दूसरी तरफ देखेंगे तो नेपोलियन की जो भी नीति के कारण फ्रांसीसी
फ्रांसीसी जो संप्रभुता का विरुद्ध में जो यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ हुआ था उसे भी एकत्रित कर दिया गया था। फिर यूरोप के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वीनिया में 1815 ईस्वी में एकत्रित हुआ था। जब जो है नेपोलियन युग का जब पतन हो गया उसके बाद जो यूरोप में विजय शक्ति यानी जो आगे जो जीते थे, विजय जिसको प्राप्त हुआ था, शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर है तो आप सभी को याद रखना है वीनिया, यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, आप सभी को याद रखना। यहाँ पर कब एकत्रित हुआ था तो 1815 ईस्वी में जो वहाँ पर सभी एक साथ जो है एकत्रित हुआ था, जिसका उद्देश्य जो है यूरोप को पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने युद्धों और विजयों से जो है अस्त व्यस्त कर दिया था। क्या हुआ था जब जो यहाँ पर 1815 ईस्वी में वीनिया सम्मेलन हुआ था, जब उसकी जो ऑस्ट्रिया की राजधानी 1800 वीनिया में जब वहाँ पर एकत्रित सभी जगह सभी लोग जो है एकत्रित हुआ, जिसका यहाँ पर सभी लोगों का जो है अंदर एक ही उद्देश्य था, एक ही योजना था, जैसी हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी उसको जो है ठीक करना है। और जैसे जो वहाँ पर नेपोलियन द्वारा जो यहाँ पर आक्रमण करके वहाँ के जो भी गतिविधियाँ था, जो भी चीज़ था, सभी को जो ध्वस्त कर दिया था, वहाँ पर जो भी विजय प्राप्त करके आए थे नेपोलियन द्वारा, उससे जो है यहाँ पर अच्छे करना है, विजय को अस्त व्यस्त कर दिया था उसको ठीक करना है। यही जो है वहाँ सभी लोगों जब एक साथ एकत्रित हुआ था 1815 ईस्वी में, तो यही जो है सभी इनमें जो भी लोग थे सभी का उद्देश्य था। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनीतिक इस बात को देख सकने में समर्थ है कि जनता और राष्ट्रवाद की नई शक्ति की राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्व के रूप में उभर रही थी। सन 1815 ईस्वी में वीनिया कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने, जो घोर प्रतिक्रियावादी थे, इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्ति को मिलाकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना। और यहाँ पर आप सभी को समझना है, सन 1815 ईस्वी में जो वीनिया सम्मेलन के जो मेजबानी जो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे, जिसका क्या नाम था तो मेटरनिक, आप सभी को याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन थे तो मेटरनिक। तो यहाँ पर जो है उन्होंने जो घोर प्रतिक्रियावादी था, और ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर मेटरनिक थे वो कैसे व्यक्ति थे, कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, तो जो है प्रतिक्रियावादी के जो है थे। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपीय शक्ति को मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता था जिसका उद्देश्य था यूरोप में उस शांति संतुलन को क्या करना था तो स्थापित करना था। तो सभी को एक साथ मिलाकर इसके अंतर्गत कौन कौन सा देश था तो आप सभी को सम्मेलन करना था। तो यहाँ पर ब्रिटेन याद रखना है, दूसरा नंबर पर रूस याद करना है, तीसरा प्रशा हो जाएगा, चौथा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ये सभी जो यूरोपीय शक्ति का ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता था जिसका एक ही उद्देश्य था, जिससे नेपोलियन ने युद्धों को समाप्त कर दिया था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति का देन था। यहाँ पर समझना है नेपोलियन के बाद जो युद्ध समाप्त हो गया था, यहाँ पर जो गणतंत्र था और जो प्रजातंत्र था, जो फ्रांस की क्रांति का देन था। फ्रांस के क्रांति से क्या क्या उत्पन्न हुआ था आप सभी को याद रखना। यहाँ पर गणतंत्र था, दूसरा प्रजातंत्र था, इसी का देन था। उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापना कर मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। और इस व्यवस्था का क्या उद्देश्य था, जो नया व्यवस्था वहाँ पर उत्पन्न आके आया था उस सभी व्यवस्था का एक ही उद्देश्य था, जो हमारा जो पुरातन व्यवस्था यानी जो पुरानी व्यवस्था उसको पुनः स्थापना करना है। और उसके बाद जो है हमारा मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य यही था। अतः देखेंगे वीनिया सम्मेलन के बाद यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। जैसे ही आगे देखेंगे वीनिया सम्मेलन हुआ, आप सभी हमें बताएंगे वीनिया सम्मेलन कब हुआ था तो 1815 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो वहाँ पर सम्मेलन होने के माध्यम से यूरोप में जो है नेपोलियन युग का क्या हो गया, यहाँ पर अंत हो गया। जैसे वीनिया सम्मेलन हुआ तो उसके बाद जो हमारा नेपोलियन जो युग था इसका क्या हो गया, अंत हो गया। साथ ही में किस युग का स्टार्ट हो गया था तो मेटरनिक युग का जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गया, शुरुआत होने लगा। आगे देखेंगे इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया था। और जो मेटरनिक साहब जो वहाँ पर आए थे अपना राज करने के लिए, तो यहाँ पर इटली पर जो अपना प्रभाव यानी जो अपनी जो शक्ति है उसे जो कंट्रोल करना चाहता था, उससे क्या कर दिया तो कई अलग अलग छोटे छोटे राज्य में विभाजित कर दिया। इससे क्या होता है, हर जगह का अलग अलग क्या कर दिया जाता है, वहाँ का जो है घोषित कर दिया जाता है किसी को व्यक्ति को। उसके बाद जो इसको जो है सभी जगह पर अपना राज करने में क्या हो जाता था, आसानी हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ पर अकेले शासन करना बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने अपना दिमाग लगाकर क्या किया, इटली में जो है प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक साहब जो थे अपने कई छोटे छोटे राज्यों में से विभाजित कर दिया। आगे देखेंगे सिसिली और नेपल्स में
प्रदेश पूर्व वंश के सम्राट फ्राडिन को दे दिया और रोम और उसके आसपास के राज पोप को सौंप दिया। आगे देखेंगे यहाँ पर जब यहाँ पर इटली को यहाँ पर पूरी जगह जो प्रभाव स्थापित करना था मेटरनिक साहब को, उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे राज्य में जो है स्थापित कर दिया। जैसे देखिए यहाँ पर सिसिली और नेपल्स जो प्रदेश था वो किसको दे दिया, तो पूर्व वंश के जो सम्राट थे फ्राडनेड साहब उनको दे दिया। आगे देखेंगे रोम और उसके आसपास जो भी राज्य थे उसे किसे दे दिया, तो पोप को सौंप दिया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे लोम्बार्ड एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुत्ता कायम हुई। आगे देखेंगे और जो छोटे छोटे राज्य में कन्वर्ट किए थे, जैसे देखेंगे लोम्बार्डी और एवं जो है वेनेशिया पर जो है क्या किया, किसका अधिकार प्रभुत्व कर दिया, तो ऑस्ट्रिया का राज्य जो है उसके अंदर कायम कर दिया। आगे देखेंगे परमा मेडोन और ट्रकननी के प्रांत हेवर्स राजवंश को दे दिया। आगे देखेंगे और कौन कौन सा राज था, तो परमा हो गया, मोडेन हो गया और टकरनी जो था इस प्रांत को किसके पास दे दिया, तो हेवर्स जो राजवंश थे उसको सौंप दिया। आगे देखेंगे तथा जनेवा और सार्डिनिया पीरमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया और जर्मनी में 19 रियासतों का संघ कायम कर दिया, जिससे जो अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित कर दिया था। हर संभव प्रयास किए गया कि राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। मेटरनिक ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की स्थापना की और यहाँ से बहुत सारे पॉइंट निकल रहे हैं, सभी को एक बार हम फिर से पुनः समझा रहे हैं, आप सभी को समझ जाना है। मेटरनिक जो है अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, अपनी प्रभुत्ता को स्थापित करने के लिए उसे कई छोटे छोटे राज्य में कन्वर्ट किए थे। जैसे देखिए रोम और जो है उसके आसपास किसको दे दिया था, तो पोप को सौंप दिया था। और सिसिली और नेपल्स किसको दे दिया था, पूर्व वंश के जो सम्राट थे फ्रेडिन साहब को दे दिए थे। आगे देखेंगे लोम्बार्ड एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व जो है कायम करने के लिए दे दिया। आगे देखेंगे परमा मेडन और जो है ट्रकरानी को जो है किसके पास सौंप दिया था, हेवर्स वर्ग राजवंश थे उनके पास दे दिया तथा जनेवा एवं सार्डिनिया पीरमाउंट राज्य जो सम्मिलित थे इसमें जो है एक साथ सम्मिलित कर दिया। उसके बाद इनमें देखेंगे जर्मनी में तो उस समय कितने रियासतें थे, यानी जो उस समय कितने राज्य थे, तो देखेंगे उस समय 39 राज्य का जो है संघ कायम था, जिस प्रत्यक्ष रूप से जो है ऑस्ट्रिया का अधिकार जो स्थापित था। ये जो 39 संघ जो रियासतों था कायम था किसके पास था, तो जो जर्मनी थे इसी के पास था और प्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित था तथा हर संभव प्रयास किया, उसमें जो है राष्ट्रीयता की भावना जगे नहीं। और वहाँ के जो ये मेटरनिक साहब थे ऐसा जो प्रयास किया, वहाँ के जो भी नागरिक लोग थे सभी के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न कर दिया, सभी को अलग अलग कर दिया, ताकि जो है उन लोगों के अंदर जो है कहीं दूर दूर से ना पनपे कि राष्ट्रवाद की भावना ना आए, ताकि राष्ट्रवाद की भावना आएगा तो फिर इसको भी वहाँ से हटा देगा। तो इसीलिए जो ऐसे छोटे छोटे राज्य में क्या कर दिया, तो मेटरनिक साहब जो है विभाजित कर दिया। फिर उसके बाद जो है मेटरनिक साहब ने जो है फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की स्थापना की। इस तरह वीनिया सम्मेलन जो है प्रतिक्रियावादी शक्ति की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप में लगभग सभी देश प्रभावित हुआ। इन्होंने तो क्या किया, मेटरनिक साहब अपना तो क्या किए, छोटे छोटे राज्य में अलग कन्वर्ट कर दिए। बाकी जो यहाँ पर जो वीनिया सम्मेलन के बाद जो प्रतिक्रिया हुई, जो भी शक्ति का विजय प्राप्त हुआ था, यहाँ पर लोगों के अंदर यह व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाया। जल्द ही जो है यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार होने लगा। राष्ट्र के अंदर जो भी भावना था, वहाँ की जो भी लोग थे, इन सभी के अंदर जो है पनपते लगा, राष्ट्रीयता की भावना को पनपना स्टार्ट हो गया, जिससे जो यूरोप में सभी देश जो है यहाँ से क्या होने लगे, प्रभावित होने लगे। फ्रांस में वीनिया व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पूर्व राजवंश की पुनः स्थापना किया। लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदलती हुई परिस्थिति को समझा और फ्रांस की जनता को पुरातन पंथी व्यवस्था से थोपने का प्रयास नहीं किया। और यहाँ पर हम समझेंगे फ्रांस में जो है वीनिया व्यवस्था के तहत जो है क्रांति हुआ, उसके पूर्व व्यवस्था के स्थापित करने के लिए वहाँ के जो पूर्व राजवंश को क्या कर दिया, वहाँ पर स्थापित कर दिया। फिर उसके बाद जो है लुई 18वां थे, वहाँ के फ्रांस का राजा बन गया। जैसे पूर्व राजवंश की स्थापना हुआ तो वहाँ के राजा कौन बने थे, तो लुई 18वां जो है फ्रांस का राजा बन गया। तो उससे पहले जो है लुई 1 भी होगा, लुई 2 भी होगा, लुई 3, इस तरह जो है लुई 17 तक था। ठीक है, तो ये हमारा लुई जो 18वां जो का बन गया, तो फ्रांस का राजा बन गया। उसके बाद उस फ्रांस की बदलती हुई परिस्थिति को समझा और जो फ्रांस में नई नई जो भी यहाँ पर परिस्थिति आया, जो भी कंडीशन हुआ, सभी को जो अच्छे से समझा। फ्रांस की जो भी जनता की पुरातन व्यवस्था, पंथी व्यवस्था तो थोपने का प्रयास नहीं किया। वहाँ पर क्या करता था, जो भी पहले के राजा थे क्या करते थे, वहाँ पर जो है सभी देश को अलग अलग छोटे छोटे में टुकड़े कर देते थे और जैसे लोगों के अंदर जो एक दूसरे में लड़ाई करवा देते थे, ताकि जो है लोगों के अंदर अपने देश के प्रति जो है राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न ना हुआ। तो ये काम जो है, ये जो लुई 18वां साहब थे, जो फ्रांस के राजा बने थे, तो ये काम जो है उन्होंने नहीं किया। यहाँ पर क्या किया, तो पुरातन जो पंथी व्यवस्था था उसे थोपने का प्रयास वहाँ पर नहीं किए।
आगे देखेंगे उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्ति के माध्यम से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट रूप से संवैधानिक जो है घोषणा पत्र जारी किया, जो कि 1848 इसमें फ्रांस से चलते चलते चार्ल्स टेंट के शासनकाल में इससे कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु परिणाम 1830 के क्रांति के रूप में सामने आया। और यहाँ पर फ्रांस के जो राजा थे लुई 18वां साहब, उसने जो प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्ति को क्या किया, मध्य जो सामंजस्य स्थापित करने का यहाँ पर प्रयास किया। इसी उद्देश्य से जो 2 जून 1814 ईस्वी में रूस का जो सम्राट थे संवैधानिक घोषणा पत्र जारी कर देता है। 1848 तक फ्रांस में चलते रहे इस तरह जो है 2 जून 1814 से लेकर 1848 ईस्वी तक जो है यहाँ पर यही चलते रहे, फ्रांस चलते रहे। चार्ल्स जो है 10 यानी एक्स के शासनकाल में कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम जो हमें कब देखने को मिला, तो 1830 की जब क्रांति सामने आया तो इस रूप में जो हमें देखने को मिला था। आप चलिए यहाँ पर हम सभी देखते हैं 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति। चार्ल्स टेन एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासन था, जिससे फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पेलेग्रिन के प्रधानमंत्री बनाया गया। पेलेग्रिन ने जो है पूर्व में लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिकता संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर तथा विशेष अधिकारों की विभूति करने का प्रयास किया। यहाँ पर हम सभी समझेंगे निरंकुश जो थे चार्ल्स टेंस कैसा राजा था, तो यह जो है निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे, पूछ लेता है चार्ल्स 10 जो है कैसा शासक था, तो निरंकुश ऑप्शन बी में दे देगा, प्रतिक्रियावादी सी में देगा, दोनों। तो आप सभी दोनों याद रखना है। जिसने जो है फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसके बाद जो वहाँ पर लुई 18वां जो थे वो उन्होंने क्या किया, इसको जो है ये जब भी जो भी पुरानी व्यवस्था था उसको दबाने की कोशिश किया। फिर जो यहाँ पर राजा जो बन गया चार्ल्स 10, इन्होंने जो है ये निरंकुश व्यवस्था का यह राजा था। जैसे ही आगे फ्रांस में उभर रही जो भी राष्ट्रीयता था, जो लोगों के अंदर जो राष्ट्रीयता उत्पन्न हो रही थी, जनतंत्रवादी भावनाओं दबाने का जो इन्होंने कार्य कर दिया। फिर से उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके शासनकाल जब हो रहे थे, जब वो राजा थे और जो शासन कर रहे थे, उस काल में जो भी संवैधानिक लोकतंत्र की राह में जो कई गतिरोध जो है वहाँ पर क्या करने लगे, तो उत्पन्न करने लगे। उसके द्वारा जो है प्रतिक्रिया जो है पेलेग्रिन को प्रधानमंत्री बनाया गया। और किसको प्रधानमंत्री बना दिया गया था, तो पेलेग्रिन को जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बना दिया। फिर जो है पेलेग्रिन ने जो है पूर्व में लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता का स्थान शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर दिया। विशेष अधिकारों विभूषण करने का प्रयास किया। फिर इस कदम को जो है उदारवादी ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध फसयंत्र साझा। प्रतिनिधिया सदन द्वारा जो है दूसरे उदारवादी जो है पेलेग्रिन के विरुद्ध में गहरा असंतोष प्रकट हुआ। चार्ल्स 10 ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 के 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया। और यहाँ पर हम सभी समझेंगे उदारवादी का जो चुनौती, यहाँ पर जो क्रांति द्वारा जो विरुद्ध जो यहाँ पर जो षड्यंत्र साझे गए थे प्रतिनिधि द्वारा, जो है दूसरे उदारवादी को जो है यहाँ पर क्या करने लगे, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे इसके विरुद्ध में जो है गहरा असंतोष यहाँ पर लोगों के अंदर, एक दूसरे लोगों के अंदर क्या होने लगे, तो असंतोष प्रकट होने लगे। असंतोष का मतलब क्या, उस देश वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उससे क्या थे, नाखुश थे, यहाँ तो जो उससे जो है रहना नहीं जाना चाहते थे, तो यही असंतोष प्रकट होने लगे। चार्ल्स 10 ने जो है इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप, और जो वहाँ के जो चार्ल्स 10 थे उन्होंने क्या किया, तो विरोध में जो है इसके प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को जो 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। और 1830 ईस्वी में क्या इन्होंने किया, तो चार्ल्स 10 ने जो वहाँ के 4 अध्यादेशों था, देश जो था उसमें क्या किया, तो वहाँ पर गला घोटने का प्रयास किया गया। इस अध्यादेशों के विरोध में पेरिस के क्रांति के लहर दौड़ गई। फ्रांस में 28 जून 1830 में गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध आरंभ हो गया, इसे ही जुलाई की क्रांति कहते हैं। परिणाम
फ्रांस टेंस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर दिया। इस प्रकार फ्रांस में जो है बुर्बो वंश का शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। यहाँ पर हम समझेंगे जब जो यहाँ पर वहाँ पर असंतोष फैलने लगा तो चार्ल्स 10 ने क्या किया, 25 जुलाई 1830 ईस्वी में जो 4 अध्याय देशों था उसका क्या किया, गला घोटने का प्रयास करने लगा। इसमें के विरुद्ध में जो है फेरिस क्रांति का लहर दौड़ गया। जैसे ही 4 देशों में जो गला घोटने का प्रयास किया गया तो इसी दौरान इसी विरोध में जो है फेरिस की क्रांति का क्या हो गया, लहर दौड़ने लगा। पूरे देश भर में जो है क्या होने लगा, तो फेरिस क्रांति का लहर दौड़ गया। फ्रांस में 28 जून 1830 में जो है गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा फ्रांस में जो है गृह युद्ध कब हुआ था, तो 1830 ईस्वी में, याद रखना 28 जून गृह युद्ध स्टार्ट होने लगा। इसे ही जो है जुलाई की क्रांति बोलते हैं। और आप सभी को समझना है किसे जो है जुलाई की क्रांति बोलते हैं, जब जो है फ्रांस में 28 जून 1830 इसमें गृह युद्ध स्टार्ट हो गया तो इसी क्रांति को हम सभी जो है फ्रांस की क्रांति बोलते हैं, जुलाई की क्रांति बोलते हैं। आगे देखेंगे इसके परिणाम रूप में हमें क्या क्या देखने को मिला। तो चार्ल्स 10 जो थे फ्रांस की राजगद्दी को क्या कर दिया, त्याग कर दे, वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने जो है इंग्लैंड पलायन कर दिया। इससे जो है इसी प्रकार जो वहाँ पर क्या हो गया, तो जो बुर्बो वंश व्यवस्था था, जो भी राजवंश था, इसका क्या होने लगा, तो अंत हो गया इसी समय। आगे समझेंगे फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर ऑलेंस वंश की गद्दी सौंप दी गई। इस वंश के शासन लुई फिलिप ने जो है उदारवादी पत्रकार तथा पेरिस की जनता के समर्थन में सत्ता प्राप्त की थी। अतएव उनकी नीतियां उदारवादी के पक्ष तथा संवैधानिक गणतंत्र की जो है निमती रही। और यहाँ पर हमें समझेंगे जब फ्रांस 1830 की जुलाई हुई थी क्रांति के फलस्वरूप बुर्बो वंश का क्या हो गया, यहाँ पर जो है परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर जो है क्या होगा, उसका तो अंत हो गया। तो आलियंस वंश का क्या हो गया, गद्दी को सौंप कर दिया गया। और बुर्बो वंश द्वारा जो है किस वंश को गद्दी दे दिया गया था, तो आलियंस वंश जो है इसके गद्दी को सौंप दिया। इस वंश के शासक जो थे लुई फिलिप, आप सभी को याद रखना ऑब्जेक्टिव बनेगा। आलियंस वंश की गद्दी का जो शासक उस समय कौन था, तो याद रखिएगा लुई फिलिप, जो उदारवादी पत्रकारियों तथा पेरिस के जनता के समर्थन में सत्ता प्राप्त किया था। और उसके बाद जो है नीति उदारवादी पक्ष तथा संवैधानिक गणतंत्र की जो है क्या क्या निमित्त किया। आगे यहाँ पर हम सभी देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को याद रखना है। 1830 की क्रांति का क्या क्या प्रभाव हुआ था, तो हम देखेंगे। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राज सत्तावादियों का जो है प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्य वर्ग और जो है लोक संप्रभुता के सिद्धांत के देन थी। इस क्रांति में फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया गया तथा वीनिया कांग्रेस के उद्देश्य में निर्मूल सिद्ध किया गया। इस प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता की, देशभक्ति की भावना का जो है प्रस्फुटन हुआ, जिस प्रकार हुआ कि सभी यूरोपीय राष्ट्रों की राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्रवाद की विकास का जो है मार्ग प्रशस्त रहा किया। यहाँ पर समझेंगे जब जो है जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी तो यहाँ पर जो है देश में क्या हो गया, देशों के बीच जो है देश में कट्टर राज सत्तावादियों का क्या हो गया, प्रभाव कम हो गया। दूसरा में देखेंगे तो वहाँ पर वास्तव में यह क्रांति मध्य वर्ग और जो है लोक संप्रभुत्व के सिद्ध को देन था। आगे देखेंगे इस क्रांति के समय फ्रांस की क्रांति का सिद्धांत जो पुनः जीवित किया गया तथा वीनिया कांग्रेस के उद्देश्य में निर्मूल सिद्ध हो गया। इस प्रभाव जो है संपूर्ण यूरोप पर प्रभाव पड़ गया, जिससे देखेंगे तो राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की जो भावना जो है प्रस्फुटन होने लगा। लोगों के बीच जो है राष्ट्रीयता की जो भावना थी, अपने देश के प्रति जो भावना था, सभी क्या होने लगे, बिखरने लगे, टूटने लगे। जिस प्रकार जो उसे सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण होने लगा, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्रवाद में विकास का प्रभाव का मार्ग क्या हो गया, तो प्रशस्त किया गया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी का तत्कालीन व्यवस्था पर प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव है। और यहाँ पर आप सभी को समझना है इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यहाँ पर और किस किस देश का था, तो यूनान हो गया, पोलैंड एवं हंगरी का तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव को कारण आंदोलन जो उठ खड़े हुए तथा आगे चलकर फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिससे जो है फ्रांस में एक क्रांति की जो है पृष्ठभूमि तैयार हो गई। आगे यहाँ पर हम सभी देखेंगे सन 1848 ईस्वी की क्रांति को। अब यहाँ पर समझेंगे 30 वाला तो हम सभी देख चुके हैं, अब 1848 वाला को देखेंगे। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, आपके ऑब्जेक्टिव आएगा लुई फिलिप जो है कैसा शासक था, तो आप सभी याद रखेंगे उदारवादी शासक, परंतु जो बहुत अधिक जो है महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्ग नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया।
जो कि हमारा कट्टर प्रतिक्रियावादी था। लुई फिलिप एक जो है उदारवादी शासक था, परंतु जो है यह बहुत ही महत्वाकांक्षा व्यक्ति किस्म का जो है यह व्यक्ति था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, उसके जो भी वहाँ पर विरोधी थे उसको खुश करने के लिए किस व्यवस्था का अवलंबन कर दिया था, तो याद रखिएगा स्वर्णिम मध्यवर्ग नीति का क्या किया, तो अवलंबन कर दिया। आगे चल के उन्होंने जो है 1840 ईस्वी में जो है गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और आगे चल के उन्होंने क्या किया, लुई फिलिप साहब जो थे क्या किया, तो पहले तो जो सभी वर्ग जो उससे नाराज थे, विरोध में थे, उन्हें खुश करने के लिए क्या कर दिया, तो स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन कर दिया। साथ ही आगे चलकर जो 1840 ईस्वी में जो है गीजो को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जो कि गीजो कैसा व्यक्ति था, तो कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। आगे देखेंगे वह किसी भी तरह के जो है वैधानिक, संवैधानिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध में था। लुई फिलिप ने जो है पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिससे जो फ्रांस के जिससे जो है शासन के कई अभिरुचि नहीं था, जो कि अल्पतम भी था। और यहाँ पर समझेंगे आगे जो है उन्होंने क्या किया, इस तरह के जो भी वैधानिक काम था, सब सामाजिक काम था एवं आर्थिक सुधारों के विरोध में था। लुई फिलिप साहब जो उन्होंने क्या किया, अपने साथ जो किसको रखना पसंद किया, तो जो भी पूंजीपति वर्ग था इसको रखना पसंद किया अपने साथ, जिससे जो शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी। और वह जो है उसकी अल्पतम संख्या थी, यानी जो है पूंजीपति का वर्ग कैसा था, तो बहुत ही कम था। उसके पास किसी तरह का जो है सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, ना ही उसे जो है विदेश नीति के किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिस वजह से गीजो को आलोचना होने लगी। और यहाँ पर आप सभी समझेंगे उसकी संख्या क्या थी, तो बहुत ही अल्पतम थी, पूंजीपति वर्ग की संख्या बहुत ही कम थी, जिसके कारण जो है किसी भी तरह के जो सुधारात्मक वहाँ पर कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। और उससे साथ जो देखेंगे तो ना ही उसे जो है विदेश नीति में किसी प्रकार की जो है वहाँ पर सफलता हासिल हो रहा था। जो वहाँ पर जो नीति अवलंबन किए थे उससे क्या हो रहा था, उसके अंदर कोई भी सक्सेस हासिल नहीं हो रहा था। जिसके शासन काल में जो है देश में जब जो वहाँ पर जो शासन काल कर रहे थे इन्होंने, तो उसके समय पूरे देश में किस किस तरह की व्यवस्था का सामना होने लगा, तो यहाँ पर जो है भूखमरी होने लगा। सभी लोग के अंदर जो है खाने का क्या होता था, भोजन नहीं होता था, भूखमरी होने लगा। बेरोजगारी जो है व्याप्त होने लगी, वहाँ के पास जो भी लोग थे उसको जो है रोजगार नहीं था, बेरोजगारी उत्पन्न होने लगा, जिसके वजह से जो है गीजो की आलोचना होने लगी। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे गीजो, इसकी आलोचना होने लगी। और साथ में जो सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थीकस के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह का अवरोध लगाए गए, लुई फिलिप के द्वारा गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 22 फरवरी 1848 ईस्वी पेरिस में जो है थीकस को नेतृत्व में एक विशाल किस चीज़ का आयोजन किया गया था, तो भोज का आयोजन किया गया था। जगह जगह पर जो अवरोध लगाए गए, लुई फिलिप को जो है गद्दी छोड़ने पर जो है यहाँ पर क्या कर दिए, तो मजबूर कर दिए। 22 फरवरी को जो है लुई फिलिप को जो है गद्दी त्याग दिया, इंग्लैंड चला गया। पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को जो है मत अधिकार देने का प्रदान किया और काम ही अधिकार गारंटी कर दी। गणतंत्रवादी का नेता मांडलेंट एवं सुधारवादी नेता लुई बला था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। और यहाँ पर आप समझेंगे जब जो वहाँ पर भोज का आयोजन किया गया था उसके फलस्वरूप जो है जस्ट 2 दिन बाद 22 फरवरी को भोज का आयोजन किया गया था और 24 फरवरी को यहाँ पर जो है लुई फिलिप को जो है गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो 24 फरवरी को उन्होंने क्या किया, गद्दी को त्याग दिया और सीधे जो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड निकल चुका था। उससे पहले भी राजा थे तो वो भी अपना इंग्लैंड निकल चुका था गद्दी छोड़ने के बाद। तो ये भी जो है अपना 2 दिन बाद जो है भोज होने के जस्ट 2 दिन बाद क्या किया, तो 22 फरवरी को जो है लुई फिलिप जो है गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चले गए। इसके पश्चात देखेंगे तो नेशनल असेंबली के गणतंत्र की घोषणा करते हुए और जो 21 वर्ष से जिस पुरुष का जो वयस्क मताधिकार 21 वर्ष से ज़्यादा था वो सभी जो है वोट दे सकता था। आगे देखेंगे काम के जो अधिकार की गारंटी थी। गणतंत्रवादी का नेता जो कौन थे, तो लामांड्रेट एवं सुधारवादी का नेता लुई ब्लैक था, जो कि शीघ्र दोनों में जो है मतभेद आरंभ होने लगा। और साथ ही में जो उसके बाद जो है लुई नेपोलियन फ्रांस का जो है वहाँ का क्या हो गया, तो सम्राट यानी राजा बन गया। इस क्रांति ने सिर्फ फ्रांस का पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि जो इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हाईलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड में सभी इस प्रकार की क्रांति का प्रभाव हुआ तथा इटली तथा जर्मनी के उदारवादी ने बढ़ते हुए असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीयता की एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांग की, आगे बढ़ा और संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित रहा। आगे देखेंगे यहाँ पर तो इस तरह के जो भी सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत नहीं हुआ, बल्कि देखेंगे यहाँ पर और बहुत सारे देश थे। यहाँ पर देखेंगे इटली भी था, जर्मनी भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, आयरलैंड भी था,
हॉलैंड भी था, स्विट्जरलैंड भी था, डेनमार्क भी था, स्वीडन था, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड सभी प्रांतों में क्या हो गया, इससे जो है प्रभावित होने लगा। इटली तथा जर्मनी के जो उदारवादी को बढ़ते हुए असंतोष, यहाँ पर जो भी लोग थे उसके अंदर जो फायदा जो असंतोष हो रहा है उससे सभी लोगों के अंदर क्या होगा, फायदा होने लगा, उठने लगा। राष्ट्रीयता एकीकरण के द्वारा राष्ट्र की राज्य की स्थापना मांगों को आगे बढ़ाने जा लगा और जो है संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर क्या होने लगा, तो आधारित हो गया। अब यहाँ पर हम सभी देखने वाले हैं इटली का एकीकरण। आप देखेंगे तो इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य करते थे, इस कारण अलगवाद की भावना थी। समझेंगे, इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई जो है लोग यहाँ पर जो है यहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुए करते थे। और यहाँ पर देखेंगे इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता था, कब, तो 19वीं शताब्दी में। यहाँ पर देखेंगे तो कई जो है स्वतंत्र राज्य थे, इस कारण जो है यहाँ के अंदर लोगों के अंदर क्या था, तो अलगवाद की भावना था। आप ही समझेंगे, यहाँ पर अलग राज्य है, यहाँ पर अलग राज्य है, यहाँ पर अलग छोटे छोटे राज्य है और सभी लोगों के अंदर जो है सभी चीज़ अलग अलग है, यानी सभी के अंदर अलगवाद की भावना यहाँ पर उत्पन्न थे। आगे देखेंगे इटली के एकीकरण के राष्ट्र स्थापित होने लगे। भौगोलिक समस्या के अलावे कई अन्य समस्या भी थी, जैसे देखेंगे इटली में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्यंभावी था। इधर राजधानी रोम में पोप का प्रभाव भी था। पोप की इच्छा थी कि इटली एकीकरण स्वयं अपने नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से न हो, शासकों के नेतृत्व में इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगति की मौजूद भी रहे। और यहाँ पर आप सभी को समझना है, यहाँ जो था इटली के अंदर जो है भौगोलिक समस्या के अलावे अन्य कोई भी समस्या था, जैसे देखिए इटली और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे विदेश राष्ट्रों का हस्तक्षेप कर रहा था। राष्ट्रीयकरण में इसका विरोध जो है अवश्यंभावी था। इधर राजधानी जो हमारा था, इधर राजधानी रोम की राजधानी पोप का भी प्रभाव जो इस पर था। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं अपने नेतृत्व और धार्मिक दृष्टिकोण से हो और वहाँ के जो भी शासक थे इसके नेतृत्व में हो। इसके अलावा अनेक जो है आर्थिक प्रशासनिक जो भी था गतिविधियां सभी मौजूद वहाँ पर रहा। आगे देखें, परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ में ही इटली राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटना का प्रभाव यहाँ स्पष्ट हो पा रहा था कि नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नव जागरण तथा एकीकरण का प्रत्यक्ष रूप से ही परंतु महत्वपूर्ण योगदान था। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन में 3 गणराज्यों का गठन किया, जैसे देखेंगे सिसपाइन हो गया, गणराज्य हो गया, ल्यूगुयन एवं जो है ट्रांसफिडेन हो गया। इसके यातायात व्यवस्था को भी जो है चुस्त दुरुस्त किया यह तथा महत्वपूर्ण क्षेत्र शासन के अधीन लगाया गया। इस प्रकार के सभी कारणों वहाँ के जागृति आई और नेपोलियन पतन 1814 के पश्चात वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी को पुराने रूप से लाने का उद्देश्य एवं इटली को 2 राज्य पिडमाउंट और जो है सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया और इसी प्रकार इटली का एकीकरण होना जो है दिशा जो है इसका तय हो गया। और यहाँ पर समझेंगे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है क्या हो गया, इटली की राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली जो भी घटना था यह स्पष्ट पड़ रहा था कि नेपोलियन के जो भी सैन्य अभियानों था, इटली का जो भी नव जागरण एवं एकीकरण का जो प्रत्यक्ष रूप था, परंतु जो है यहाँ पर जो उनका महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। यहाँ पर देखेंगे इटली विजय रूप पश्चात जो है नेपोलियन को 3 जो है गणराज्यों में क्या कर दिया, तो गठित कर दिया था। आप सभी को समझना, इटली पर जो विजय प्राप्त हुआ इसके जो पश्चात था नेपोलियन जो है इनको 3 राज्यों में क्या कर दिया था, तो गठित कर दिया था। देखिएगा पहला तो सिसपाइन गणराज्य था, दूसरा देखेंगे लीगुयन तथा जो है ट्रांसफेडेन था। ये जो है 3 क्या था, तो 3 गणराज्यों में गठित कर दिया था। इसके यातायात व्यवस्था को भी जो है दुरुस्त दुरुस्त कर दिया और इनके जो भी जो अलग अलग 3 व्यवस्था था, इसको जाने के लिए आने के लिए जो भी इसकी यातायात ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम था, इसको जो है व्यवस्था को दुरुस्त दुरुस्त कर दिया, यानी अच्छा कर दिया तथा संपूर्ण क्षेत्र का एक शासन के अधीन लाया तथा इस कारणों से वहाँ के जागृति आई। नेपोलियन का पतन कब हो गया था, तो 1814 ईस्वी में। इसके पश्चात जो है वियना का कांग्रेस कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी। इटली को पुराने रूप में लाने का उद्देश्य से इटली 2 राज्यों में जो है पिडमाउंट और जो है सार्डिनिया का एकीकरण कर लिया और इसके साथ जो है इटली का एकीकरण की दिशा क्या होने लगा, तो तय होने लगा। आगे देखेंगे इटली में 1820 ईस्वी में कुछ राज्यों में जो है संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादी द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध था कि इसी प्रकार के दल था। और यहाँ पर आप सभी को समझना है 1800 इटली में जब जो है 1820 में जो कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधार के लिए जो नागरिक आंदोलन होने लगे, इसमें जो एक गुप्त दल बनाया गया था जिसका नाम क्या था, तो कार्बोनरी। इसके जो यहाँ पर आप सभी बोल सकते हैं तो कौन थे, तो मेजनी साहब जैसे इनके खुद थे। इसका उद्देश्य था जो भी छापामार युद्ध हो रहा था
इसके राजतंत्र को क्या करना था, तो नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। और इसका एक ही उद्देश्य था, गुप्त दल का क्या उद्देश्य था, तो यहाँ पर जो भी छापामार युद्ध चल रहा था, इसके जो राजतंत्र था उसको नष्ट कर गणराज्य करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध था कि इस दल से, और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है मेजनी का संबंध किस गुप्त दलों से था, तो आप सभी को याद रखना है कार्बोनरी। और कार्बोनरी का उद्देश्य क्या था, तो जो भी छापामार युद्ध चल रहा था उसको जो है राजतंत्र को नष्ट करके गणराज्य स्थापित करना था। 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव में इटली के अछूत नहीं रहा और यहाँ नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। मेजनी ने इस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली को एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, और लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा जो इस राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबाने दिया, और आगे देखेंगे मेटरनिक द्वारा इस राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन का दबा दिया और मेजनी को इटली को पलायन करना पड़ा। और यहाँ पर आप सभी समझिए, ये जो यहाँ पर हो रहा था सर 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ अछूत नहीं रहा, इससे यहाँ के जो नागरिक थे आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर मेजनी के इस नागरिक का जो है आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य जो है यूरोप था इसको एकत्रित कर गणराज्य स्थापित करने का यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो मेजनी द्वारा प्रयास करने की कोशिश किया जा रहा था। लेकिन जो यहाँ के ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिक इस राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, और उसके बाद जो मेजनी को क्या करना पड़ा, तो इटली से पलायन करना पड़ा हो गया। ये करने चाहता था एकीकरण, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बाकी देखेंगे ये हमारा जो पार्ट 1 वीडियो था, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए, हमसे कोई भी गलती हो गया तो आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम अगला जो इसका वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। पार्ट 2 में हम सभी यहाँ से देखने वाले हैं, मेजनी से समझने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बुक को लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप सभी को अभी पता होना चाहिए। आप बोर्ड एग्जाम होता है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत ही डीप से पूछा जाता है, बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी अच्छे से लाइन बाय लाइन अपने से भी पढ़ेंगे घर पे, तो यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। आप सभी से मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में, तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद।